दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 20। इसमें हम विश्व जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम जो प्रश्न कवर करेंगे ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, लेकिन इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, थॉर्नथ्वेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया है कितने भागों में? ऑप्शंस हैं आपके 14 वर्गों में, 23 वर्गों में, 32 वर्गों में या फिर 120 वर्गों में। तो सही उत्तर है थॉर्नथ्वेट द्वारा विश्व जलवायु को 32 वर्गों में विभक्त किया गया है। दोस्तों थॉर्नथ्वेट ने सबसे पहले अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया, उसके बाद उसमें कुछ और परिमार्जन करके 1933 में प्रस्तुत किया, पुनः वर्ष 1948 में अपने वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया और वर्षण प्रभावित वर्षा के मौसमी वितरण और तापीय दक्षता के अनुसार कुल 120 उप प्रकार या वर्ग बन सकते हैं, लेकिन भूपटल पर थॉर्नथ्वेट ने इनमें केवल 32 जलवायु प्रकार ही शामिल किए हैं। अगला प्रश्न है, थॉर्नथ्वेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में से किस कारक को ध्यान में नहीं रखा है? ऑप्शन देखिए, वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता, वर्षा का मौसमी वितरण या फिर वनस्पति प्रकार। तो सही उत्तर है वनस्पति प्रकार। दोस्तों अमेरिका के प्रसिद्ध ऋतु विज्ञानवेत्ता थॉर्नथ्वेट ने विश्व जलवायु विभाजन वर्ष 1931 में प्रस्तुत किया और 1933 और 1948 में इस विभाजन का संशोधन किया। उनके द्वारा जलवायु का विभाजन 3 आधारों पर किया गया है: वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता और वर्षा का मौसमी वितरण। वर्षण प्रभाविता ज्ञात करने के लिए उन्होंने वर्षण प्रभाविता अनुपात का और तापीय दक्षता ज्ञात करने के लिए तापीय दक्षता अनुपात का परिकलन किया था। अगला प्रश्न है कि थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण 1931 के मुख्य आधार क्या थे? देखिए, वर्षण प्रभावित, मासिक वर्षण, तापीय दक्षता और औसत मासिक तापमान। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए और सी, यानी देखिए ए है वर्षण प्रभाविता और सी तापीय दक्षता, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, थॉर्नथ्वेट द्वारा निम्न में से किस तत्व को जलवायु प्रदेशों के निर्धारण का आधार नहीं माना गया है? ऑप्शन है आपके तापमान का प्रभाव, वृष्टि की प्रभाविता, वर्षा का मौसमी वितरण या फिर स्थानीय वनस्पति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थानीय वनस्पति। तापमान का प्रभाव, वृष्टि की प्रभाविता और वर्षा का मौसमी वितरण ये थॉर्नथ्वेट द्वारा जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में आधार माना गया है, जबकि स्थानीय वनस्पति को जलवायु निर्धारण का आधार थॉर्नथ्वेट के द्वारा नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया है? तो ये है थॉर्नथ्वेट। अगला प्रश्न है, थॉर्नथ्वेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन है प्रभावी तापमान, वर्षण सूचकांक, संभावी वाष्पन पारश्वसन और संभावी वर्षण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों थॉर्नथ्वेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण ये संभावी वाष्पन पारश्वसन यानी ऑप्शन सी पर आधारित है। इसको पोटेंशियल इवेपोरेशनाइजेशन की अवधारणा कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं थॉर्नथ्वेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण ये संभावी वाष्पन पारश्वसन, संभाव्य वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ये इवेपोरेशन और जो है इंस्पायरेशन, ये दोनों का जो है सम्मिलित रूप है और ये वास्तव में तापीय दक्षता और जल हानि का सूचकांक है। थॉर्नथ्वेट ने वर्ष 1931 के जलवायु वर्गीकरण में वर्षण प्रभाविता यानी परसेप्सिपेशन इफेक्टिवनेस को महत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उष्णार्द्र जलवायु ब्राज़ील सही है, उष्ण शुष्क जलवायु सऊदी अरब सही है,
भूमध्य सागरीय जलवायु मोरक्को सही है, और शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु इटली ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भूमध्य सागरीय तट पर स्थित होने के कारण इटली में भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय जलवायु पाई जाती है, न कि शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु, और अन्य सभी युग्म आपके सही सुमेलित है। ब्राज़ील में उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है और ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाले जलवायु प्रदेश में स्थित हैं। इसे विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है, और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश भूपटल के केवल 1.7% भाग पर फैला है। फिर भी ये सर्वाधिक सुनिश्चित जलवायु है, जिसको अन्य जलवायु प्रदेशों से आसानी से अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार लिया था? ऑप्शन देख लेते हैं, तापमान तथा वर्षण, वनस्पति तापमान, या फिर तापमान तथा वनस्पति। तो सही उत्तर है, कोपेन ने जलवायु को वर्गीकरण करने के लिए तापमान और वर्षण को आधार लिया था। दोस्तों, कोपेन जर्मन विद्वान रहे। व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए तापमान और वर्षा को प्रमुख आधार बनाया है। कोपेन ने 1918 में अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। उन्होंने उसमें परिमार्जन और संशोधन के उपरांत अंततः वर्ष 1936 में अपना कॉम्प्रिहेंसिव वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। कोपेन का वर्गीकरण परिमाणात्मक होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में तापमान और वर्षा संबंधी संख्यात्मक मूल्यों का प्रयोग किया गया है, और कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का नामकरण अक्षरों और निर्धारण फार्मूले के आधार पर किया है। तो याद रखिएगा, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए तापमान और वर्षण को आधार के रूप में लिया था। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु विभाजन में भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किया गया है किस रूप में? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में भूमध्य सागरीय जलवायु को CS से प्रदर्शित किया गया है। CS जो है ये जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है। कोपेन के जलवायु विभाजन में C का अर्थ होता है सामान्य शीत ऋतु युक्त मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु यानी उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु, और छोटे S का अर्थ होता है ग्रीष्मकाल शुष्क। इसलिए CS प्रकार की जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, और ग्रीष्मकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा शीतकाल के सबसे आर्द्र महीने में 3 गुनी अधिक वर्षा होती है। इसलिए ये भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय जलवायु है। अगला प्रश्न है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था? तो आप जानते हैं ये वर्षा और तापन पर या तापमान पर आधारित था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, AF उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, AM उष्णकटिबंधीय मानसून, AW उष्णकटिबंधीय सवाना, और AA उष्ण मरुस्थल। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है दोस्तों, इसलिए कि AA उष्ण मरुस्थल को परिभाषित नहीं करता है। आप देख सकते हैं BW, ये कैपिटल B कैपिटल W शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को इंगित करता है। तो और BWH जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की है, जहां औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। A और स्मॉल f उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश की है, जहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। AM उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जबकि AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नांकित में से कौन सा शब्द मानसून जलवायु को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है AF, AW, AM या AS। तो सही उत्तर है AM। AM जो होता है कैपिटल A और M, ये मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कैपिटल A का अर्थ है शीत ऋतु रहित उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के समानार्थी में देखिए AM उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, AF विषुवत रेखीय जलवायु जिसको कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं, और AW ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जो कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सवाना जलवायु है? आपको बताना है। AM जलवायु, AW AF जलवायु, या फिर BWH जलवायु। तो सही उत्तर ऑप्शन B सवाना जलवायु AW है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए, BS
BSH, ये BS और स्मॉल एच उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। C और स्मॉल F, वर्ष भर वर्षा, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। AW, मानसूनी जलवायु, संक्षिप्त शुष्क परंतु पर्याप्त वार्षिक वर्षा, तो ये आपका सही नहीं है। और देखिए D स्मॉल F, आर्द्र शीत जलवायु, कोई शुष्क ऋतु नहीं, ये आपका सही है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है AW, दोस्तों AW जो है ये जलवायु, AW जलवायु आप जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की है, न कि मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, कोपेन ने हेकिस्टोथर्मल शब्द का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश के लिए किया था? ऑप्शन है आपके टुंड्रा प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या फिर गर्म प्रदेश। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, टुंड्रा प्रदेश। देखिए दोस्तों, कोपेन ने कैडोल द्वारा 1784 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों मेगाथर्मल, जेरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल के आधार पर विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख समूहों ABCDE अक्षरों से किया। ई ध्रुवीय जलवायु यानी टुंड्रा जलवायु के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए कोपेन ने हेकिस्टोथर्मल शब्द का प्रयोग टुंड्रा प्रदेशों के लिए प्रयुक्त किया है। और इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो कि टुंड्रा प्रदेश की सतत हिमीकृत सतह पर पनप सके। यहाँ की लिथोसोल मिट्टियों में केवल लाइकेन तथा मांस ही विकसित हो पाते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पद्धति में BSH का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं कोपेन के वर्गीकरण में BSH का अर्थ है उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी जो है ऑप्शन आपका सही नहीं है। आप देख लीजिए, कोपेन के वर्गीकरण में BSH का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। चूँकि विकल्प में वर्षा दिया गया है और औसत वार्षिक वर्षा 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका मूल्य हो जाएगा, इसका मूल्य कितना हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस यानी 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का औसत वार्षिक मूल्य जो होगा ये 25.191 सेंटीमीटर। इसलिए औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ 18 सेंटीमीटर से अधिक हो, ये भी आपका सही नहीं होगा। तो कोई भी जो है इसमें आपका विकल्प सही नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BW स्मॉल H किसको दर्शाता है? तो सही उत्तर है उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल को। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BW स्मॉल H उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु जहां औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो यानी विकल्प बी को दर्शाता है। BW स्मॉल के मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु को औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम। कैपिटल BS और स्मॉल के मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु को औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम। और B जो है ये जलवायु शुष्क जलवायु का परिचायक है। इसे 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है और ये प्रकार हैं BW शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और BS ये अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कैपिटल B वर्ग की जलवायु क्या दर्शाती है? तो आसान सा प्रश्न है। कैपिटल B वर्ग की जलवायु ये आपका शुष्क मरुस्थल शुष्क जलवायु को दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में B वर्ग की जलवायु शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? तो सही उत्तर है पूर्वी भाग में। उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। और उपोष्ण आर्द्र जलवायु चीन तुल्य जलवायु की स्थिति महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के पश्चिम में आंतरिक शुष्क रेगिस्तान, दक्षिण में मानसूनी जलवायु और उत्तर में महाद्वीपीय जलवायु के प्रदेश पाए जाते हैं।
चीन तुल्य जलवायु प्रदेशों के औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन उष्णार्ध जलवायु के प्रदेशों से संबंधित हैं। इनमें आपको बताना है कि सामान्यतः इनका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों तक है, सही है। वर्षा पूर्ण रूपेण संवाहनिक क्रिया द्वारा होती है, सही है। दिन और रात वर्ष पर्यंत लगभग बराबर होते हैं, तो ये सही है। तो दोस्तों उष्णार्ध जलवायु प्रदेशों से ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उष्णार्ध जलवायु प्रदेश यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेश जो हैं इनको विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत हैं। इनका विस्तार और संकुचन वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के साथ बदलता रहता है और इस प्रदेश में सूर्य लगभग वर्ष भर विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और वर्ष भर रात और दिन की अवधि में अंतर बहुत कम होता है। इस प्रदेश में वर्षा वर्ष भर होती है और उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण प्रतिदिन संवाहनिक क्रिया द्वारा संवहनी वर्षा होती है, लेकिन जहाँ कहीं भी पर्वतीय अवरोधक मिल जाता है वर्षा की मात्रा अधिक हो जाती है। इस प्रकार ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है भूमध्य रेखा के समीप स्थित क्षेत्रों में वर्षा वर्ष पर्यंत होती है। कारण है कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनिक क्रिया द्वारा नित्य दोपहर बाद वर्षा होती है। तो इसमें दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है शुष्क ग्रीष्मकाल और वर्षा युक्त शीतकाल विशेषता है किस प्रदेश की? तो सही उत्तर है भूमध्य सागरीय जलवायु की। भूमध्य सागरीय जलवायु में शुष्क ग्रीष्मकाल और वर्षा युक्त शीतकाल होता है। अगला प्रश्न दोस्तों वर्ष भर समान उच्च तापक्रम और वर्ष भर समान उच्च वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये विशेषता विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेशों की है, जहां वर्ष भर उच्च तापक्रम होता है और वर्ष भर समान वर्षा होती है और दिन रात की अवधि भी समान होती है। अगला प्रश्न है किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? तो ये प्रदेश कौन सा है आप जान सकते हैं। दोस्तों वर्ष भर ऐसा जलवायु प्रदेश जिसमें वर्ष भर वर्षा होती रहती है ये है भूमध्य सागरीय जलवायु विषुवत रेखीय जो है दोस्तों ये विषुवत रेखीय जो जलवायु प्रदेश है यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो उत्तर है 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है और ये कहा जाए कि भूमध्य रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है और कहीं कहीं पवनाभिमुख क्षेत्रों में 15 से 25 डिग्री अक्षांश तक भी ये विस्तृत है। तो एनसीईआरटी के अनुसार भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से है। वहीं सबेंद्र सिंह इसे 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक फैला मानते हैं। अगला प्रश्न है कांगो और अमेजन बेसिन स्थित हैं कहाँ पर? भूमध्य रेखीय प्रदेश में, गर्मतर प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में या फिर शीततर प्रदेश में? तो आप देख सकते हैं दोस्तों भूमध्य रेखीय प्रदेश जो हैं वहाँ पर कांगो और अमेजन बेसिन स्थित हैं। देखिए अफ्रीका में भूमध्य रेखीय प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार जायरे बेसिन में मिलता है जिनमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य और गैबन आदि शामिल हैं और दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखीय प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अमेजन बेसिन में है और इसका अधिकतम भाग ब्राज़ील में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्लेरोफाइस प्राकृतिक वनस्पति विशेषता है किसकी? स्क्लेरोफाइलस। तो स्क्लेरोफाइलस दोस्तों ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषता है और कैलिफोर्निया के चैपरल और भूमध्य सागर के तटीय भागों में पाए जाने वाले माकी भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा स्क्लेरोफाइलस ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की प्राकृतिक विशेषता है। अगला प्रश्न है ग्रिफिथ टेलर के निम्नांकित क्लाइमोग्राफ में 4 जलवायु दशाओं के क्रमशः 1, 2,
इसके अलावा 3 और 4 से अंकित किया गया है। आरेख के अनुसार इनको पहचानना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। ये देखिए स्कोरिन, मग्गी, कीन और रा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को क्या कहा जाता है? अनुप्रयुक्त, व्यवस्थित, जननिक या अनुभवात्मक? तो सही उत्तर अनुभवात्मक या एम्पिरिकल। दोस्तों, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को अनुभवात्मक कहा जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की थी। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको देखिए जलवायु का प्रकार और उनसे संबंधित क्षेत्रों की पहचान करनी है। ए स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू ये भारत के क्षेत्र में है। ये गोवा के दक्षिणी में भारत के पश्चिमी तट की विशेषता को दर्शाता है। ए और स्मॉल डब्ल्यू ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग को दर्शाता है। बी एस स्मॉल एच स्मॉल डब्ल्यू तो ये आपके प्रायद्वीप का आंतरिक भाग और अरावली का पश्चिमी ढाल तथा हरियाणा का आंशिक क्षेत्र को दर्शाता है। और सी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी ये उत्तर भारतीय मैदान को दर्शाता है। तो 4 1 2 3 आप क्रम देखिए, 4 1 2 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है और आपने इसका सुमेलन देख लिया है। अगला प्रश्न भी कोपेन के जलवायु प्रकार और उनसे संबंधित देशों के सुमेलन को आपको करना है। देखिए यहाँ पर ए जो है ये किसको दर्शाता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कोपेन जलवायु का वर्गीकरण आपको दर्शाना है कि ए का मालदीव हो जाएगा और दूसरे का ये हो जाएगा, बी को सऊदी अरब से प्रदर्शित किया जा सकता है, सी को पुर्तगाल और डी को जापान से। तो देखिए ए जो है दोस्तों आप देख सकते हैं इसके विस्तार को आप देख सकते हैं। कोपेन ने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं। कैपिटल ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो कि शीत रहित होती है, इसमें आपने मालदीव को मिलाया है। और बी शुष्क जलवायु आप जानते हैं, बी शुष्क जलवायु तो ये सऊदी अरब से मिल गई है। सी का मिलान करना है, सी का मिलान आपने किया है पुर्तगाल से, तो ये उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु। और डी का मिलान आपने जापान से किया है, तो मध्य अक्षांशीय शीतार्द्र जलवायु, ई ध्रुवीय जलवायु है। और इस आधार पर ए मालदीव, बी सऊदी अरब, सी पुर्तगाल और डी जापान को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं। ये कथन किस क्षेत्र का अच्छा वर्णन करता है? तो ये है मध्य एशियाई स्टेप्स। दोस्तों, क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं। ये कथन मध्य एशियाई स्टेप क्षेत्रों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। खानाबदोश जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये प्रमुखता से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि थॉर्नथ्वेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये है बी स्मॉल आर। देखिए, थॉर्नथ्वेट के अनुसार न्यूजीलैंड में BBR प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BBR का तात्पर्य होता है मध्य तापीय आर्द्र जलवायु, जिसमें सभी मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। जो प्रश्न आपको कठिन लगे उनको अलग से नोट्स बनाते चलिएगा ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।